ये क्या हो गया? मैं विधवा हो गई, मेरे बच्चे अनाथ हो गए। भगवान तूने मेरे साथ ये अन्याय क्यों किया, क्यों किया? ब्रह्मपुर गांव में रहने वाली ज्योति का पति एक फैक्ट्री में काम करता है। एक बार फैक्ट्री में काम करते वक्त रमेश दुर्घटनावश भगवान को प्यारा हो जाता है। वो अपने पीछे अपनी विधवा पत्नी ज्योति और 2 बच्चों नीनू और टप्पू को छोड़ जाता है। पति के रहते ही ज्योति को घर खर्च चलाने में मुश्किल होती थी, क्योंकि रमेश की कमाई भी कुछ ज्यादा नहीं थी। लेकिन अब उसके चले जाने के बाद तो उनकी आमदनी पूरी तरह बंद हो गई। रमेश के मरने के कुछ दिन बाद ज्योति की बेटी नीनू उससे कहती है, माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को दे दो। हाँ माँ, जब पापा थे तो वो हमें अच्छी चीजें लेकर देते थे, मगर अब तो आप कुछ भी नहीं ला कर देते। बेटा, तुम्हारे पापा ने जितनी भी बचत की थी वो अब इतने दिनों में घर खर्च में खत्म हो गई। अब मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं खाने के लिए। मुझे अब जल्द से जल्द अपने लिए कोई काम ढूंढना होगा। तब तक तुम लोग थोड़ा इंतजार करो। चलो, अब तुम दोनों स्कूल जाओ और वहाँ जो खिचड़ी मिलती है वही खा लेना। तब तक मैं कुछ काम ढूंढती हूँ। ठीक है माँ। मेरे बच्चों, बस कुछ दिन की बात है। जैसे ही मेरी कमाई शुरू होगी, मैं तुम दोनों की सारी फरमाइश पूरी करूंगी। दोनों भाई बहन स्कूल चले जाते हैं। उधर ज्योति भी अपने लिए काम ढूंढने निकलती है, लेकिन सारा दिन भटकने के बाद भी उसे कहीं काम नहीं मिलता। वो काम की तलाश में भटक रही होती है, तभी उसकी नजर एक भिखारन पर पड़ती है जिसकी हालत बेहद ही खराब होती है। बेटा, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो बेटा। माताजी, मैं तो काम की तलाश में निकली हूँ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपके लिए कहीं से कुछ खाने के लिए मांग कर लाती हूँ। लेकिन ज्योति जब तक खाना लेकर आती है तब तक उस भिखारन की मौत हो चुकी होती है। ये देख उसे बड़ा दुख होता है और वो रोते हुए बोलती है, उठिए ना माँ जी, उठ जाइए। हे भगवान, कहीं मेरी देरी की वजह से माताजी की जान तो नहीं चली गई। ये सोच वो फूट फूट कर रोने लगती है कि तभी वहाँ एक आदमी आता है और बोलता है, अब आप खुद को दोष मत दीजिए बहन जी। दरअसल मैं इनको हर रोज खाना देने यहाँ आता था, लेकिन पिछले 3 दिन से मेरी पत्नी बीमार थी, जिस वजह से मैं इन्हें खाना देने नहीं आ पाया। और इतने दिन लगता है इन्हें किसी ने खाना ही नहीं दिया, जिसकी वजह से भूख के कारण इनकी जान चली गई। वो लड़का और ज्योति मिलकर उस बूढ़ी अम्मा का अंतिम संस्कार कर देते हैं। घर पहुंचने के बाद भी ज्योति उस बूढ़ी औरत का ख्याल अपने दिमाग से नहीं निकाल पाती और रह रहकर उसके दिमाग में उन्हीं की छवि आ रही थी। इसके बाद वो जब भी किसी इंसान को खाने के लिए भीख मांगते देखती तो उसे बहुत बुरा लगता। फिर एक दिन वो नदी पर पानी भरने जाती है और कुछ देर वहीं बैठ जाती है और खुद से कहती है, काश वो माताजी वापस आ पाती। गरीब लोगों को इस तरह भूख से तड़पता देख मेरे मन को बहुत दुख पहुंचता है। काश कि मैं किसी तरह उन सब लोगों की मदद कर पाती। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं एक ढाबा खोलती जिसमें बेहद ही कम दाम पर गरीबों को भोजन खाने को देती। खाना तो मैं अच्छा बना लेती हूँ, लेकिन ढाबा खोलने के लिए सामान चाहिए, वो मैं कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो कोई कामकाज भी नहीं है। हे ऊपर वाले, मेरी मदद कर, मुझे कहीं कोई काम दिला दे। घर पर मेरे बच्चे भी भूख से तड़प रहे हैं। उनकी सारी बातें नदी देवी सुन लेती है और वो नदी के अंदर से निकलकर बाहर आती है और कहती है, ज्योति, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि उस बूढ़ी औरत के भूख के कारण मरने की वजह से तुम बहुत दुखी हो। तुम लोगों को खाना खिलाकर उनकी मदद करना चाहती हो, पर तुम आर्थिक रूप से इतनी सक्षम नहीं हो। तुम एक नेक दिल इंसान हो जो हमेशा दूसरों की मदद करना चाहती हो, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ। इस नदी के अंदर तुम्हें आटा, चावल और सभी तरह का राशन मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें नदी के अंदर जाकर वो सामान लेने जाना होगा। ये आप क्या कह रही हैं नदी देवी? नदी के अंदर? घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जितनी बार चाहो तुम इस नदी के अंदर आकर सामान ले लेना और ढाबे पर आकर बेचना। तुम और तुम्हारे बच्चे भी भरपेट खाना खा पाएंगे। नदी देवी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तो मेरी सारी परेशानी ही खत्म कर दी। अब मैं लोगों को भरपेट खाना खिला सकती हूँ। इसके बाद नदी देवी अंदर ध्यान हो जाती है और ज्योति भी नदी के अंदर चली जाती है। वो नदी के अंदर पहुँचती है तो उसे वहाँ रसोई की ज़रूरत का हर सामान दिखाई देता है। वो एक बड़ी सी बोरी में मसाला, आटा, सब्जी, दाल, तेल, सभी तरह का जरूरी सामान भरकर सर पर रखकर अपने घर ले जाती है। फिर अगले दिन एक आदमी से थोड़े से पैसे उधार लेकर खुद का ढाबा शुरू करती है और उसमें रसोई का सामान रखती है।
फिर वो नदी से लाए हुए अनाज से खाना पकाकर अपने ढाबे पर बेचने लगती है। आइए आइए, सिर्फ 20 रुपए में मिक्स वेज और 40 रुपए में पनीर और 50 रुपए में चिकन करी खाइए। तभी एक कपल वहाँ से गुजरता है और वो कहता है, अरे वाह, इतना सस्ता खाना सिर्फ 20 रुपए में। अब हम भी इतना सस्ता खाना खा सकते हैं। सुनो जी, चलिए ना चलकर खाते हैं। हाँ हाँ चलो। क्या सच में यहाँ 40 रुपए में पनीर की सब्जी मिल रही है? जी बिल्कुल, आइए और खाइए। वो दोनों खाना खाकर उसके खाने की बहुत तारीफ करते हैं। उन्हें देखकर और भी कई गरीब लोग वहाँ पर खाना खाने के लिए आते हैं। 20 रुपए में खाना पाकर लोग काफी खुश थे। भले ही ज्योति को उतना मुनाफा नहीं हो पाता था, लेकिन अब वो काफी संतुष्ट थी। वो गरीब लोगों को भरपेट खाना खिला पा रही है। अच्छा मेरे बच्चों, तुम दोनों क्या खाओगे? माँ मैं तो चिकन करी खाऊंगा। और माँ, मैं शाही पनीर। अब मेरे दोनों बच्चों को जो भी चाहिए मैं दोनों को सब ला कर दूंगी। तो क्या आप मुझे नई बॉल दिलाओगे? और मुझे नई गुड़िया। हाँ मेरे बच्चों, तुम दोनों को इनके साथ साथ एक एक जोड़ी नए कपड़े भी मिलेंगे। ये थैंक यू माँ। लेकिन पहले हम लोगों को खाना खिलाने जाएंगे। ठीक है माँ। सभी ग्राहकों के जाने के बाद जो खाना बचता है, ज्योति उसे पैक करके मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों को देने अपने दोनों बच्चों के साथ जाती है। अरे बेटा, मुझे भी कुछ खाने को दे दो। 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। ये लो बाबा, जितना चाहिए उतना खाओ, और भी चाहिए तो बताना। शुक्रिया बेटा, अगर आज तुम नहीं आती तो शायद भूख से मेरी जान ही चली जाती। ऐसा मत कहिए बाबा, यही पास में ही मेरा ढाबा है। जब भी आपको भूख लगे तो वहीं आ जाए कीजिए, आपको मुफ्त में खाना मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। इसी तरह ज्योति हर रोज खाना बनाकर ढाबे पर बेचती और कुछ खाना भिखारियों को भी बांट आती। अरे बाप रे, सारा सामान खत्म हो रहा है, मुझे जल्दी से नदी पर जाना होगा। वो जल्दी से नदी के अंदर जाती है और तेल, मसाले, दाल, सब्जियां, आटा, चावल, सभी राशन पानी ले आती है। इसी तरह जब भी उसका सामान खत्म हो जाता तो वो नदी पर जाती और जरूरत का सामान ले आती। उसके हाथ का खाना खाकर सभी उसकी तारीफ करते हैं। आपके ढाबे पर तो सचमुच बहुत ही लाजवाब खाना मिलता है। हाँ, और ऊपर से इतना सस्ता भी। भाई वाह, मजा ही आ गया। इस तरह ज्योति का ढाबा बहुत अच्छा चलने लगता है और उसकी अच्छी खासी कमाई होने लगती है। अब वो अपना सारा कर्ज उतार देती है और अपने लिए नया घर खरीद लेती है। साथ ही अपने दोनों बच्चों को एक बड़े स्कूल में पढ़ने के लिए डाल देती है और उनकी सभी ख्वाहिशों को पूरा करती है। साथ ही गरीब लोगों को मुफ्त में खाना बांटकर उनका पेट भरती है। और ये सब जादुई नदी की कृपा से ही संभव हो पाया था। इसलिए वो नदी देवी का शुक्रिया अदा करने नदी पर जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नदी देवी, आप ही के कारण मैं इतने लोगों की सेवा कर पाई और मेरा घर भी संभल गया। मेरे दोनों बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। क्या मैं हमेशा इसी तरह नदी से सामान लेकर लोगों की मदद कर पाऊंगी? अवश्य पुत्री, इस नदी में तुम जब चाहो तब आकर अपनी जरूरत का सामान ले सकती हो। अब ताउम्र इस नदी पर तुम्हारा हक है। बस ऐसे ही तुम सब गरीबों की मदद करती रहना। जी नदी देवी, आपकी दया से मेरा ढाबा बहुत ही अच्छा चल रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह ज्योति खुशी खुशी गरीब लोगों की मदद करती है और अपने दोनों बच्चों के साथ हंसते खेलते अपनी जिंदगी बिताती है। बेलापुर नाम के गांव में आलोक नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी शोभा और बेटी मीनू के साथ रहता था। आलोक बड़ी मुश्किल से अपना और अपने परिवार का गुजारा कर पाता था। उसके पास ना तो कोई जमीन थी जिस पर वो खेती कर सके और ना ही कोई दुकान थी जिसके सहारे वो अपना घर चला सके। शोभा, अब हमारी मीनू भी धीरे धीरे बड़ी हो रही है और मेरे पास तो कोई जमा पूंजी भी नहीं है। पता नहीं कैसे पढ़ा पाऊंगा उसे। हे भगवान, हमारी मदद कर। गांव में अगर किसी के घर की या खेत की साफ सफाई करनी होती थी तो वो आलोक कर दिया करता था, जिससे उसकी थोड़ी कमाई हो जाती थी। मगर ये रोज का नहीं था, कभी उसे काम मिलता था तो कभी वो बेरोजगार रहता था। क्या करूं शोभा, कोई पक्का काम मिलता ही नहीं जिससे कि अच्छी कमाई हो जाए। आलोक किसी पक्के काम की तलाश में निकल पड़ता है। काम तलाशते तलाशते उसे शाम हो जाती है और वो घर आ जाता है। शोभा, अगर कुछ खाने के लिए बनाया है तो दे दे, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। जी, आज के लिए थोड़ा सा आटा और सब्जी बची थी, वो बना दी है, पर ना जाने कल का क्या होगा। ओहो, अब क्या कर सकते हैं, जो है वही ला दे। मैं खुद काम की तलाश में सुबह से भटक रहा हूँ, लेकिन कहीं काम नहीं मिल रहा। मैं तो परेशान हो चुका हूँ। जी आप दुखी मत होइए, भगवान ने चाहा तो जल्दी ही हमारे अच्छे दिन आएंगे।
आज तो ये रोटी सब्जी नसीब हो गई, लेकिन पता नहीं कल ये भी मिल पाएगी या नहीं। आलोक रोटी सब्जी खाते खाते काम के बारे में सोच रहा होता है, तभी वो सोच में पड़ जाता है। अरे वाह, रोटी सब्जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी रोटी सब्जी से मेरा काम बन जाएगा। आलोक खुश होते हुए शोभा से कहता है। शोभा, मेरे दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया है जिससे मेरी अच्छी कमाई होगी। बोलो, क्या तुम मेरा साथ दोगी? हाँ हाँ कहो, क्या आइडिया है? मैं सोच रहा हूँ क्यों ना रोटी सब्जी बनाकर बेचूं। जी आइडिया तो अच्छा है, पर हम उसे बेचेंगे कहाँ? हमारे पास तो कोई जगह भी नहीं है। हाँ, अब ये तो मैंने सोचा ही नहीं। खैर, अब कुछ और काम ढूंढता हूँ। अगले दिन आलोक काम की तलाश में निकल जाता है, लेकिन सारा दिन भटकने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता और वो निराश होकर एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। तभी एक आदमी उसके पास आता है और उससे कहता है। नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम राजीव है और मैं इस गांव में नया आया हूँ। क्या आप भी इस गांव में रहते हैं? जी जी, मैं भी इसी गांव में रहता हूँ और यहीं पास में ही मेरा घर है। अगर आप बुरा न मानो तो मैं एक बात पूछूं? जी कहिए। आप कुछ परेशान दिख रहे हैं, क्या बात है? जी, दरअसल मैं काम की तलाश में हूँ, लेकिन कहीं बात नहीं बन रही। सोचा था कुछ बनाकर बेचूंगा, लेकिन उसके लिए जगह नहीं है मेरे पास। जगह नहीं है मतलब मेरा घर बहुत ही छोटा है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं नई जगह खरीद सकूं। ओहो, तो ये बात है। वैसे मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मेरे पास इस गांव में बहुत सारी जमीन है। अगर आप चाहें तो उस जगह का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या सच में? और जब आपकी कमाई अच्छी होने लगे तो उसमें से कुछ पैसे आप मुझे भी दे दीजिएगा। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव आलोक को अपनी जमीन दिखा देता है, जिसके बाद आलोक वहाँ पर अपना रोटी सब्जी बेचने का काम शुरू कर देता है। साथ ही शोभा भी आलोक की मदद के लिए आ जाया करती थी। आलोक की रोटी बिजनेस का काम बहुत अच्छे से चलने लग जाता है। सभी को उसकी रोटी सब्जी बहुत पसंद आती है। उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाया करती है। आलोक अच्छी कमाई करने लग जाता है। उस कमाई से वो धीरे धीरे अपना सारा कर्ज उतार देता है। फिर एक दिन वो राजीव के घर जाता है। अरे आलोक भाई, आओ आओ, क्या हाल है आपके? आज मेरे यहाँ कैसे आना हुआ? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये रहे आपके पैसे। बुरे वक्त में आपने मेरा साथ दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद आलोक हर महीने राजीव को पैसे देने लगता है। एक दिन राजीव पैसे लेते हुए कहता है। आलोक, मैं तुम्हारी मेहनत देखकर बहुत खुश हूँ। मैं सोच रहा था मैं ये जमीन तुम्हारे नाम ही कर देता हूँ। इसके बदले तुमसे जितना हो सके उतने पैसे मुझे देते रहना। अब ये क्या बात कर रहे हैं? आपकी जमीन अब मेरे नाम? हाँ हाँ, मैंने फैसला कर लिया है। इस बात से आलोक बहुत खुश होता है। अब वो अपने काम को और भी मेहनत और लगन के साथ करता। लेकिन एक दिन जब आलोक रोटी सब्जी बेच रहा था, तभी अचानक उसकी दुकान पर पुलिस आ जाती है। भाई, कौन है इस दुकान का मालिक? जल्दी से बुलाओ उसे। साहब, ये तो मेरी ही दुकान है, मैं ही इसका मालिक हूँ। बताइए क्या बात है? ओहो, तो तुम ही हो वो हैं जिसने इस जमीन के मालिक को डरा धमका कर ये जमीन अपने नाम करवा ली। चल भाई चल, मेरे साथ चल, जेल की हवा खाने। मगर साहब, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। दरअसल इस जमीन के मालिक तो राजीव जी हैं। अभी हाल ही में उन्होंने अपनी ये जमीन मेरे नाम की है। अच्छा, तो फिर लेकर चल मुझे उस राजीव के पास, चल। आलोक पुलिस को राजीव के घर लेकर जाता है। क्यों भाई, क्या इसकी दुकान की जमीन तुम्हारी थी हैं, जिसे तुमने इसे कुछ महीने पहले बेच दिया है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? कौन सी जमीन? मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ। कौन हो भाई तुम, और मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हो? लेकिन आपने ही तो मुझे रोटी सब्जी की दुकान खोलने के लिए वो जमीन दी थी और कुछ महीनों बाद वो मेरे नाम भी कर दी थी। ये क्या बकवास किए जा रहे हो? मैं नहीं जानता तुम्हें। भाई, कहानी तो बहुत अच्छी बना लेते हो। अब चलो जेल, वहाँ की हवा खाने, वहीं तुम्हारी अक्ल ठिकाने आएगी। चल। तभी पुलिस आलोक को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन साहब मैंने कुछ नहीं किया है, मैं सच कह रहा हूँ। सभी अपराधी जो है ना, जुर्म करने के बाद यही कहते हैं। साहब, क्या जाने से पहले एक बार मैं अपनी बीवी बच्चों से मिल सकता हूँ साहब? ठीक है, लेकिन सिर्फ 10 मिनट के लिए, समझे? तभी पुलिस की गाड़ी आलोक के घर के बाहर आकर रुकती है। अंदर जाकर आलोक अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। ये तो बहुत बुरा किया उन्होंने हमारे साथ, अब हम आपके बिना क्या करेंगे? शोभा, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम्हें ही ये घर संभालना होगा। और हाँ, अपना और मीनू का ध्यान रखना। मेरी बात मानो तो जब तक मैं वापस नहीं आता तुम अपने मायके चली जाओ मीनू को लेकर।
नहीं, उन्होंने आपके साथ गलत किया है। मैं चुप नहीं बैठूंगी। अब कोई फायदा नहीं है शोभा, सब खत्म हो गया। कुछ सालों बाद जेल से छूटते ही मैं तुम्हें लेने आऊंगा। पापा मत जाओ ना हमें छोड़कर। इसके बाद आलोक मीनू और शोभा को गले लगा लेता है और तीनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। तभी पुलिस आलोक को अपने साथ लेकर चली जाती है। तकरीबन 3 साल जेल में गुजारने के बाद आलोक वापस शोभा और मीनू को लेने उसके मायके जाता है। शोभा, तुम ठीक तो हो ना? और मीनू कैसी है? हम दोनों हर रोज आपको याद करते थे। मीनू रोज आपके बारे में पूछती थी। मैंने भी तुम दोनों को बहुत याद किया। चलो अब वापस अपने घर चलते हैं। इसके बाद आलोक दोनों को लेकर घर आ जाता है। घर आकर वो शोभा से कहता है, शोभा तुम खाना बनाओ, तब तक मैं आता हूँ। लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? उस राजीव से पूछने कि उसने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इसके बाद आलोक राजीव के घर जाता है, लेकिन उसके घर पर तो ताला लगा हुआ था। आसपास के लोगों से पूछने पर पता चलता है कि वो 1 साल पहले ही गांव छोड़कर जा चुका है। इसके बाद आलोक वापस अपने घर आ जाता है। शोभा, वो तो 1 साल पहले ही ये गांव छोड़कर जा चुका है। अब छोड़िए जी, उसको उसके किए की सजा तो भगवान जरूर देगा। अब आप अपने जीवन में आगे बढ़ने की सोचिए कि कौन सा नया काम ढूंढना है। हाँ शोभा, अब दोबारा से कोई नया काम ढूंढना पड़ेगा। वैसे जेल में मैंने काम करके कुछ पैसे कमाए हैं। जब तक मुझे कोई नया काम नहीं मिल जाता तुम इन्हीं से काम चलाओ। तभी आलोक का दोस्त राजू उससे मिलने आता है। क्या हाल है अशोक भाई? वैसे उस राजीव ने तेरे साथ बहुत बुरा किया भाई। छोड़ उन सब बातों को, बीती बातों को क्या याद करना। अब मैं आगे के बारे में सोचकर नए काम की तलाश में हूँ। बिल्कुल सही कहा तुमने। वैसे तुम्हारे गांव से कुछ दूरी पर एक शहर है, वहाँ रेस्टोरेंट और ढाबे बहुत कम हैं। अगर तुम चाहो तो वहीं जाकर अपनी रोटी सब्जी बेच सकते हो। ठीक है भाई, मैं सोचता हूँ। इसके बाद अगले दिन शोभा से कहकर आलोक शहर की ओर निकल पड़ता है। यहाँ तो एक भी जगह ऐसी नहीं दिख रही जहाँ मैं रोटी सब्जी लगा सकूं, पर वापस किसी से जमीन लेने की गलती मैं नहीं कर सकता। हाँ, ये ठीक रहेगा। साइकिल पर रोटी सब्जी बेचूंगा। इसके बाद जो थोड़े बहुत पैसे की बचत उसने जेल में रहकर की थी, उनसे वो एक साइकिल खरीदता है। इसके बाद आलोक रोज गांव से आना जाना करता है। साइकिल पर घूम घूम कर रोटी सब्जी बेचता है। रोटी सब्जी ले लो, रोटी सब्जी। सभी आलोक की रोटी सब्जी खाने लगते हैं। धीरे धीरे उसकी कमाई काफी अच्छी होने लग जाती है, जिससे वो शहर में किराए पर घर ले लेता है और अपनी पत्नी और बेटी को भी अपने साथ शहर में रखता है। अब उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होने लगती है। एक दिन आलोक रोटी सब्जी बेच रहा था, तभी उसे शोर सुनाई देता है। जब वो वहां जाकर देखता है तो सड़क हादसे में एक आदमी की जान चली गई होती है, जिसके कारण वहां भीड़ लगी होती है। जब आलोक पास आकर देखता है तो वो हैरान रह जाता है। वो मृत व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि राजीव था। इसका मतलब राजीव गांव से भागकर यहाँ रह रहा था। भगवान ने उसको उसके किए की सजा दे दी है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।